गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, आज की क्लास में आपका अम्ल, क्षार और लवण का टेंशन खत्म होने वाला है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा सर कि ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन सबसे पहले आप खत्म कर दीजिए। इस क्लास को देखने के बाद किसी का मजाल है कि आप जाकर के क्वेश्चन बैंक बना लेना, मॉडल पेपर बना लेना, बुक को देख लेना। अगर इतना से बाहर ऑब्जेक्टिव अगर आपको मिल गया ना मेरे भाई, तब आकर के इसी कमेंट बॉक्स में आकर के बोल देना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है सर। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है ना सर कि इस टारगेट को लेकर के हमने ये बात किस लिए बोला, क्योंकि इस क्लास में दम है, ताकत है, एनर्जी है, जोश है, जुनून है, वो हर चीज है जो आपको चाहिए। ठीक है सर, तो बस करते हैं क्लास को आगाज। आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत मेरे भाई। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप सही तरीका से चीजों को समझ सके और अपने एग्जाम में एक बेहतर रिजल्ट को ला सके मेरे भाई। क्योंकि मेरा सिंपल फंडा, सिंपल रूल, अब की बार 475 से भी पार, एकरा से नीचे रुकेला ना है रे बाबा। ठीक है, चलो आते हैं सर। देखो यहां से समझना, एसिड बेस साल्ट। ठीक है, अम्ल का मतलब होता है एसिड और मतलब बेस का मतलब होता है क्षारक, है ना, और साल्ट का मतलब लवण होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आते हैं सर आज की क्लास का पहला सवाल। ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। ठीक है सर, आइएगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखो हाँ एक बात और है कि आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा सर। ठीक है, हमने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है सर, 10th साइंस 2024 करके, 10th मतलब मैथ 2024 करके, 10th सोशल साइंस 2024 करके, 10th हिंदी 2024 करके, 10th संस्कृत 2024 करके, इस प्रकार से हमने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बस जा करके मेरा 2 से 3 क्लास कर लेना। अगर चौथा क्लास में अगर तुम्हारा दिल नहीं बता दिया कि सच में टॉपर यहीं से निकलता है, तो फिर मेरा 5वां क्लास देखना छोड़ दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है सर, चलो आते हैं सर। देखिए क्या कहता है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसका संभावित पीएच मान क्या होगा। देखो यहां से समझना कि अगर कोई लाल लिटमस पत्र को करता है नीला, अब यहां पे समझना, अगर कोई लाल लिटमस पत्र को करता है नीला या फिर आपको करता है नीला लिटमस पत्र को लाल। अब सोचना सर, अगर कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को करता है नीला, अगर कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को करता है नीला, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। अगर कोई नीले लिटमस पत्र को कर देता है लाल, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। हमने क्या बोला मेरे भाई, पहले बात को ऐसे समझना सर, क्योंकि देखो मेरा कहना है कि सर हम आपको सिर्फ ए और बी टिक नहीं कराएंगे सर, हम चीज़ों को आपके तक सही तरीका से पहुंचाएंगे जो आपको चाहिए। हमने क्या बोला है सर कि जैसे ही बोलेगा लाल लिटमस पत्र को करता है नीला, मार देना घपसना क्षारक। अब कहेगा नीले लिटमस पत्र को कर देता है लाल, जब कहेगा नीले लिटमस पत्र को करता है लाल, तब मारना जाकर के अम्ल। अब सोचना, लाल लिटमस पत्र को कर देता है नीला, तब होगा क्षारक, और क्षारक का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है मेरे भाई, 7 से अधिक। अब कहेगा नीले लिटमस पत्र को कर देता है लाल, तो लाल जब करेगा तो होगा अम्ल, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो ये कहता है कि लाल लिटमस पत्र को करता है नीला, लाल को करेगा नीला, एक मतलब ये किसका रूप लिया, तो ये हमारा क्षारक का रूप लिया, और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये वाला है 7 से कम, गलत बात। ये है 7 से कम, गलत बात। ये है 7 से कम, गलत बात। ये है 7 से अधिक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा मेरे भाई। ठीक है सर, अब कहोगे सर कि अगर यहाँ पे होता नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो जब कहेगा नीला को करता है लाल, तो पीएच मान कहेंगे 7 से कम। अगर पूछेगा सर लवण का पीएच मान क्या होता है, उदासीन का पीएच मान, ठीक है, एक होता है उदासीन, उदासीन का पीएच मान क्या होता है सर, तो उदासीन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। उदासीन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको दिक्कत, मैंने आई मीन्स किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ ना रे बाबा ना। चलो सर आइएगा, जरा इधर आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है,
कतना तुझको देखूं तो जीना भरे मेरे दिल को। आना सर। कहता है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसे आपके सामने देखने को मिले प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे आपको बोले सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, ठीक है सर। हाँ, जैसे आपको बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, गलत बात। CaSO4 इंटू 1/2H2O मतलब कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा सर। हमसे पूछा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। अब आते हैं सवाल नंबर कितना, 3 की तरफ। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखो ये सवाल नंबर 3 की तरफ आइएगा। ये 3 नंबर कहता है ना कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, देखो यहां से समझना, हमसे पूछा है अम्लीय विलयन, हमसे पूछा है अम्लीय विलयन। अगर हमसे पूछता क्षारीय विलयन, अगर हमसे पूछता क्षारीय विलयन, ठीक है, आ जाइएगा, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, आ जाना। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, आइएगा तनी जी। और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है सर कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है सर। क्या होता है, 7 से कम होता है सर, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, इस सवाल में आपसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है, आपसे क्या पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगर आपसे पूछ दिया होता कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछता कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा, अब यहां से समझना, धोने के सोडा का सूत्र अगर आपसे पूछ दिया होता तब हम क्या बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। हमने क्या बोला है, Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। आपसे अगर पूछता कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर इसका पूछता रासायनिक नाम, अगर आपसे पूछ दिया होता कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, हाँ डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है सर। क्या होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है, ठीक है सर। आ जाना, थोड़ा सा मेरा हिंदी हेवी है, ठीक है, हाँ बकलूला आ जा इधर। हाँ, हमने क्या बोला है सर कि धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आपसे पूछ देगा कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हमने क्या बोला है सर कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आपसे पूछता कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है सर। इसी में आपसे पूछेगा सर 2 नंबर में, मान लो आपसे पूछ दिया ना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं खाने का सोडा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, खाने का सोडा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, खाने का सोडा, ठीक है। आपसे पूछ देगा सर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, या फिर इसी का दूसरा नाम है खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, NaH क्या होता है मेरे भाई, सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है NaHCO3। अगर इससे पूछता इसका रासायनिक नाम, अगर रासायनिक नाम पूछता तब क्या बोलते, तब इसका रासायनिक नाम जो होता है ना मेरे भाई वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई
कार्बोनेट, ठीक है, आ जाइएगा। हमने क्या बोला है कि बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का सूत्र होता है NaCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी सोडियम कार्बोनेट को हम बोल सकते हैं सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने क्या बोला है सर कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। अगर आपसे पूछ देगा कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O। रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा। बेकिंग सोडा ये सब पूछता है, पूछ नहीं देगा, पूछबे करेगा, कहेगा बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा तो खाने का सोडा हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम खाने का सोडा भी है, जिसका सूत्र होता है NaCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो नोट कर लेना सर। इसी में एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, रुक जाओ इसका एक और लिखाइए देते हैं। 3 नंबर में ये नोट कर लेना सर, ये 3 नंबर में ये नोट कर लो। अगर आपसे पूछ देगा ब्लीचिंग पाउडर, क्या पूछेगा मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है सर व्यंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है व्यंजक चूर्ण, ठीक है सर। चलो आ जाना, हमसे क्या पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण का दूसरा रासायनिक सूत्र क्या होगा। अगर इसका सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा, सूत्र, अगर इसका सूत्र पूछेगा ना मेरे भाई तो सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। हमने क्या बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना सर। इसका ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रासायनिक नाम, क्या हो गया सर, ये रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला है कि व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है व्यंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक नाम जो जिसका है वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक नाम है, ठीक है सर। ये इतना पक्का पूछेगा सर, इतना तो पहले नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है सर। चलो, क्योंकि हमने आपको पहले बोला है कि हम आपको सिर्फ A और B टिक नहीं कराएंगे सर, वो हर चीज़ पढ़ाएंगे जो आपका पूछता है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 3 तो हम बता दिए, 4 नंबर की तरफ आते हैं। 4 नंबर क्या कहता है सर जी, कहता है ना कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। हमसे क्या पूछा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइक डेकाहाइड्रेट को किया जाता है, या फिर सोडियम क्लोराइड को किया जाता है, या मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड को किया जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो सर, जैसे आपसे पूछा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए, हमसे क्या पूछा है, कठोर जल को क्या करेंगे, मृदु जल बनाएंगे, ठीक है सर। आ जाना, कठोर जल को क्या बनाएंगे, मृदु जल। हमसे पूछा कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं सर धोने का सोडा, ठीक है, यानी धोवन सोडा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, धोवन सोडा, धोने का सोडा, धोवन सोडा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, धोवन सोडा क्या कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम धोवन सोडा। चलिए अगला क्या कहता है सर, सवाल नंबर 5। ये 5 नंबर का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। देखो सर, ये 5 नंबर सवाल देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, देखने में बड़ा टिप और टाइट लग रहा होगा, लेकिन संदीप कुमार के पास वो हर चीज़ झुकेगा, और ना झुकेगा तो बलजबरी झुकाएगा,
झुकेगा नु जी, हाँ, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा सिंपल रूल कि पढ़ाएंगे वही जो आपका बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछत हुई हैं वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई हैं, है ना। चलो सर, आइएगा सवाल नंबर तनी अगला की तरफ। कहता है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अच्छा, वो पदार्थ का क्या नाम है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। सबसे पहले तो ये समझिएगा सर कि क्लोरीन किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा। क्लोरीन से क्या क्रिया करेगा, जो हमें क्या बनाएगा सर, विरंजक चूर्ण बनाएगा, विरंजक चूर्ण बनाएगा। ठीक है सर, आइएगा देखो सबसे पहले ये समझना कि क्लोरीन में, क्लोरीन को बोले Cl, अगर Cl में CaOH का होल 2, ठीक है सर, अगर Cl में CaOH का होल 2 है ना, यानी क्लोरीन में CaOH का होल 2 को जोड़ देंगे तो हमें बनाएगा विरंजक चूर्ण बनाएगा। अब कहिएगा सर कि क्लोरीन में हमसे पूछा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से क्रिया करके CaOH2 को जब क्रिया करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो विरंजक चूर्ण बनाएगा। लेकिन कहिएगा सर कि ये CaOH का होल 2 क्या है, तो ये हमारा है बूझा हुआ चूना। क्या है सर, ये बूझा हुआ चूना। ये क्या है मेरे भाई, ये बूझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि क्लोरीन में अगर बूझा हुआ चूना से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, हमसे यही पूछा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो जब क्लोरीन में CaOH का होल 2 को जोड़ देंगे सर, मतलब क्लोरीन के साथ CaOH का होल 2 को रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तब हमारा बनाता है विरंजक चूर्ण। अब कहिएगा सर कि ये CaOH का होल 2 का है, तो CaOH का होल 2 जो है सर वो बूझा हुआ चूना है। अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। ये सच में अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है सर तो कमेंट करना तो बनता है मेरे भाई। अगर ये क्लास आपको चाहे जैसा भी क्यों नहीं लग रहा है लेकिन कमेंट करना बनता है सर, हाँ, क्योंकि देखो आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है सर, और इसी के कारण हम सर और अधिक मेहनत आपके लिए हम कर पाते हैं। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। लेकिन सवाल नंबर 6 को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपके पास बड़ा फ़ोन है, आपके घर में आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच में हमें टॉपर बनना है तो आपको सही चीज़ को चुनना होगा सर, और सही चीज़ को पढ़ना होगा मेरे भाई। तो आपको और बेहतर आपकी तैयारी को करने के लिए सर हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ बनाने वाला चीज़ है, रटने वाला ना है रे बाबा। ठीक है सर, हाँ। अब सर समझना कि हम ये पूरे लेकर के आए हैं सर। ठीक है, हिंदी हो चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे हिंदी बुक हो, संस्कृत ग्रामर हो चाहे संस्कृत बुक हो, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे इंग्लिश बुक हो, वो हर चीज़ का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा। वो भी सर हम अपने भाषा में लिखे हैं। अब सोच सकते हो कि जब हम अपने भाषा में लिखें तो कितना बेहतरीन तरीका से वो होगा। और सर हम अपने हाथों से लिखे हैं, इसके बाद हमने उसको टाइपिंग करवाया है। तो अब जो PDF आपको मिल रहा है सर, ये अब इस बार जो PDF मिल रहा है वो पूरा का पूरा टाइपिंग किया हुआ है सर। तो पढ़ने में तो एकदम मज़ा है सर। आप PDF का डेमो भी इस प्रकार से देख सकते हो, कितना हैवी वाला है सर। ठीक है, बच्चा का तो इतना अच्छा फीडबैक है सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन सर मैं कहूँगा कि ये हर गाँव के हर घर में पहुँचा देना इस PDF को। ठीक है सर, मात्र ये PDF का फी है, अभी ऑफर चल रहा है सर, मात्र 199 रुपया। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 199 रुपया, क्योंकि इसका प्राइस है 299 रुपया सर। ठीक है, तो अभी कुछ दिन तक 2-4-5 दिन और ऑफर चलेगा मात्र 199 रुपया में सर। तो आप मतलब लगभग यही 10-15 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 15 जुलाई तक चलेगा। तो जिन लोगों को लेना है सर, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, 7295 047 से जो नंबर शुरू है उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, 7295 वाला नंबर पे। और 199 रुपया पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको तुरंत ये नोट्स आपको मिल जाएगा मिनट भर के अंदर में व्हाट्सअप पे। ठीक है सर, पूरे नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। अब दूसरी बात क्या है सर कि किन्हीं को इच्छा है सर मुझे एक
सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो एक सब्जेक्ट आप किसी भी एक सब्जेक्ट का ले सकते हो 99 रुपये में। ठीक है मेरे भाई। अब आप बात ये है सर कि आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, आप खुद से पेमेंट कर सकते हो, अपने चचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होती, हाँ तो जो भी है सर, तो आप किसी से भी पेमेंट करवा करके ले सकते हैं पीडीएफ को। बाकी अगर पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो उसी व्हाट्सअप नंबर के डीपी में, व्हाट्सअप के डीपी में क्यूआर कोड लगा हुआ, स्कैनर लगा हुआ, आप उस पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं सर। ठीक है, चलो आते हैं सर, हम चले आते हैं अपनी दुनिया में। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है। ठीक है सर। कहता है क्या सर कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच मान क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच मान क्या होगा। अब जरा समझना सर, देखो यहां से समझना, ऐसे समझना, ये सोडियम हाइड्रोजन, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब ऐसे सोचना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच मान। सबसे पहले ये सोचो कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पीएच मान पूछा है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम NaHCO3, ये हो गया इसका सूत्र, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र हो गया। और ये जो है मेरे भाई वो अपने आप में क्या है, क्षारक का गुण देता है। हमने क्या बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, जो कि क्षारक का गुण देता है। और क्षारक का जो पीएच मान होता है सर वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। अब आना सर, हमें कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये होता है जो कि हमें क्षारक का गुण देता है, तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, नारे बाबा ना। आइए सवाल नंबर 7 की तरफ। ये 7 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है कि सोडियम एसीटेट का पीएच मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, सोडियम एसीटेट का पीएच मान। अच्छा, ये सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, कितने लोग बताएगा सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा, प्लीज मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। CH3 COONA सोडियम एसीटेट। ठीक है सर, सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA, जो कि सर ये हमें किसका गुण देता है, तो CH3COONA ये जो है मेरे भाई वो क्षारक का गुण देता है। किसका गुण देता है, क्षारक का गुण देता है, जिसके कारण इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। आप कहिएगा कि ये मास्टर हम कैसे पहचानेंगे इसको कि ये क्षारक है, तो इसके लिए तुमको हमारा अम्ल क्षार लवण का पूरा डिपली वाला क्लास देखना पड़ेगा, जो कि सर हमने अभी वो क्लास लाया नहीं। वो क्लास बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर हम आपको वो क्लास करवा देंगे सर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर अम्ल क्षार लवण का जरा ऑब्जेक्टिव करवाइए ना, बड़ा टेंशन होता है। हमने बोला सब टेंशनें खत्म कर दें, तो वो बोला हाँ सर, हम बोले कर देंगे चुटकियों में। चलो सर, कहता है सोडियम एसीटेट का पीएच मान क्या होता है, तो सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA, जो कि क्षारक का गुण देता है, और क्षारक का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। चलो आते हैं सर सवाल नंबर कितना, 8 की तरफ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आना, कहता है अमरूद में कौन सा अम्ल होता है। आय, हमसे पूछत है कि अमरूद में कौन सा अम्ल होता है। सबसे पहले ये सोचना मेरे भाई, अमरूद में कौन सा अम्ल होता है, तो अमरूद बोले सर तो अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है सर। ठीक है, आ जाना, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अमरूद में कौन सा अम्ल होता है, तो अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में है। लेकिन अब बात ये है कि सर अगर पूछ देगा सिरका में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, वसा में कौन सा अम्ल होता है, तो ये सब कौन बताते गुरुजी, तो हम ही नहीं बताएंगे रे। हाँ चलो, इसको पहले लिख लो तुम, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम आपको वो सब लिखा देते हैं। ठीक है, ना देखूं तो तेरे बिना मेरे नींद नहीं आता है। आओ सर, 1 नंबर सबसे पहले लिखना। अगर आपसे पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में, किसमें, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल।
कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है सर, आ जाना। आपसे पूछेगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? जब सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में हमारा पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल मेरे भाई? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब जरा नोट करते चलना, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है तो इसको बताना तो मेरा फर्ज बनता है। आप पूछेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे गुरुजी? तो देखो सर, जब बात बोले इमली का तो हो जाए खट्टा खट्टा, जब बोले इमली तो हो जाए मियाज टनाटन। अच्छा, इमली का नाम लिए कितने के मुंह में पानी आ गया? तनी बताओ ना, अगर मुंह में पानी आ गया ना तो इस सवाल का आंसर कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है टर्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टर्टरिक अम्ल। ठीक है सर, आ जाना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो इमली में पाया जाता है टर्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टर्टरिक अम्ल। आ जाना। कौन सा अम्ल? टर्टरिक अम्ल, है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको पढ़ा चुका है, ऑक्जेलिक अम्ल। ना देखूं तो जीना भरे तेरे दिल को, आना सर। 5 नंबर में आना जरा। आपसे पूछेगा सर, टमाटर हमने बोल दिया। अच्छा, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन तुम लोग बड़ा खाता है, मक्खन 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 मक्खन, चलो बता ही देते हैं। मादा का खाना मक्खन, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? जरा बताना तो। देखो सर, जब बोले मक्खन तो क्या करेंगे जी? मक्खन क्या करेंगे जी? ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है। हाँ, मक्खन में ब्यूटीरिक, हाँ, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? ब्यूटीरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सर कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है मेरे भाई लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ठीक है सर, आ जाना। लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अच्छा से दिख नहीं रहा है जी। ना देखूं तो जीना भरे तेरे दिल को, आ जाना सर। आपसे पूछेगा सर कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पहले इतना नोट कर लो सर। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटीरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब हमें अभी और लिखाएंगे, सवाल नंबर आगे बढ़ाएंगे, जरा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, चलो। आपसे पूछेगा सर कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बड़ा अच्छी सवाल है सर, 7 नंबर होगा ना सर। चींटी के डंक, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो चींटी के डंक जब बोलेगा ना सर, तो चींटी के डंक ऐसे नहीं लिखाता है। अच्छा, ये वाला दा होता है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल मेरे भाई? मैथोनोइक अम्ल। मैथोनोइक अम्ल कौन सा अम्ल होगा? मैथोनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मैथेनोइक, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। अगर आपसे पूछेगा सर कि वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वसा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक, साइट्रिक होगा, साइट्रिक 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 ही होगा। हाँ, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है सर। ठीक है, हाँ, हमने क्या बोला सर? टोटल आपको 8 लिखाया है, बस इतना याद कर लेना, मामला एकदम फिट है, एकरा से फालतू ना ही हन रे बाबा। हाँ, हमने क्या बोला है सर? बस जितना पढ़ाए हैं उतना याद कर लेना और जा करके क्वेश्चन बैंक बना लेना, मॉडल पेपर बना लेना। अगर छूट गया ना सवाल सर तो मेरे को छोड़ देना। सिंपल फंडा, सिंपल रूल रे बाबा। हाँ, क्योंकि हमारा सिंपल फंडा होता है कि हम पढ़ेबो वही रे बबुआ जो एग्जाम पूछत हुई हैं, और एग्जाम पूछत हुई हैं वही है जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई हैं। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर कितना? 9 होगा सर। ये 9 नंबर क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं बहुत अच्छी तरीका से। कहता है ना कि लवण
Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? हमारे पास एक लवण है, ठीक है, लवण का पीएच मान क्या होता है सर? ऐसे समझना, Na2CO3 लवण, Na2CO3 लवण का पीएच मान क्या होगा? तो ऐसे सोचो, देखो सर, ये Na2CO3 सोडियम है ना, तो आ जाना, तो ये हमारा होगा क्षारक। क्या होगा सर? ये क्षारक होगा। तो क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो बी में है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 10 की तरफ आइएगा। ये सवाल सबसे पॉपुलर है, ये सवाल सबसे पॉपुलर है। ये सवाल पे तो सर शेयर करना बनता है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना बनता है सर, सब्सक्राइब करना बनता है मेरे भाई, दोस्तों तक फैलाना बनता है सर, ठीक है। आइएगा, जैसे बोलेगा सर कि हमारे शरीर का पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है, हमारा शरीर का जो पीएच होता है वो कितने पारस के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच, 2.1 से 3.8 के बीच, 5.1 से 5.8 के बीच। हमसे क्या बोला है कि हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है सर वो 7.0 से 7.8 पारस के बीच क्या करता है? कार्य करता है। हमने क्या बोला है कि हमसे पूछा है हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है सर वो 7.0 से 7.8 पारस के बीच क्या करता है? कार्य करता है। हमसे यही पूछा है कि पीएच के कितने, हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला आना 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर सवाल क्या कहता है जी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखो सर, जैसे बोलेगा संगमरमर, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि संगमरमर, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगर आपसे पूछता ग्लूकोज तो C6 यानी C6H12O11। हमने आपसे क्या बोला सर कि हमसे पूछा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O11, सॉरी C6H6O6 यानी C6H12O6, ठीक है, यानी ये होगा C6H12O6। ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। हमसे पूछा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखो सर, ये वाला तो हमारा हो गया ग्लूकोज का सूत्र। चीनी का सूत्र ये होता है C12H22O11। ये सब कॉमन चीज़ है सर, वो हर कोई जानता है, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 13 की तरफ। ये 13 नंबर सवाल कहते हैं कि हम हो जाएंगे फेरा। आओ सर, हमसे पूछा है ना सर कि नीला थोथा, ये नीला थोथा बोले तो तुतिया, तो नीला थोथा बोले तो तुतिया, तो तुतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O। हमसे क्या पूछा था सर कि नीला थोथा बोले तो तुतिया। देखो सर, ये तुतिया में ये लगाना, ठीक है। जैसी बोलेगा नीला थोथा, तो नीला थोथा में 5H2O बोलना, ठीक है। हमने क्या बोला? नीला थोथा बोलेगा तो 5H2O बोलना, मतलब 5 है जल है, ठीक है, यानी H2O का मतलब होता है जल। अब देखो, हमसे पूछा नीला थोथा, तो 5H2O इसमें है, मतलब CuSO4 × 5H2O होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सर कि नीला थोथा बोले तो तुतिया, नीला थोथा बोले तो तुतिया, तो तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4 × 5H2O होगा, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, तो 14 की तरफ। ये 14 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है सर। अच्छा, ये 14 नंबर सवाल कितने लोग बनाएगा, तनी देखते हैं कितना दम है, लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन, ठीक है सर। आना कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? अच्छा, पीएच का कौन सा मान? अब देखो सर, क्षारक विलयन का मान देता है। हमें कहता है निम्नलिखित में से, ये 4 गो में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? सबसे पहले ये क्षारक विलयन का मान कैसे देगा? वही देगा जो 7 से अधिक होगा। क्षारक विलयन का मान वही देगा जो 7 से अधिक होगा। अब देखो सर, ये 2 है, तो 2 किसका होता है? तो ये अम्ल का हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से कम है।
ये 7 है, इसका मतलब ये उदासीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये 6 है, 7 से कम है, मतलब ये अम्ल का हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना किसका है? तो क्षारक विलयन का। अब सोचो सर ये 13 है, इसका मतलब 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षारक विलयन हो जाएगा। किसका हो जाएगा सर? ये क्षारक विलयन हो जाएगा। ठीक है, हमसे यही बोला है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 जो है सर वो क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्या कहता है? 15 नंबर सवाल। 15 कहता है ना जी कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अब सोचो, पहले था दूध, अब बन गया है दही। जैसी बोलेगा दूध से दही बनना, हमने क्या बोला है? कहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जैसी बोलेगा दूध से दही बनना, तो दूध से जब दही बनना तो मार देना घपसना किण्वन क्रिया। हाँ, हमसे पूछा सर कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जब बोलेगा सर कि दूध से बन गया दही, तो जब दूध से बनेगा दही तो होगा किण्वन क्रिया। हमसे पूछा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो जब दूध से दही बनती है तो वो हमारा किण्वन क्रिया होती है। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना है सर? अब आइएगा जरा सवाल नंबर 16 की तरफ। ये 16 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। ये कहता है ना सर कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरणन को कहा जाता है। अच्छा, निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है क्या? अच्छा, इस सवाल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिया है, सवाल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन सवाल बड़ा हल्का है। सवाल ये आपके सिलेबस से है, आपको समझनी चाहिए ना। इस सवाल का आंसर जानना है ना सर, क्योंकि जब तक सवाल का आंसर नहीं जानोगे सर तब तक रिजल्ट नहीं होगा सर, और जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा सर तब तक अपनी मम्मी पापा को शकल को दिखा नहीं पाओगे सर। ठीक है, क्योंकि सर पता है वो अपने कभी शहर में अच्छे उनके, जब वो आपके मम्मी पापा गाँव में होंगे सर तो उनके शरीर पर एक अच्छा कपड़ा नहीं होगा, और आपको एक शहर में रखा करके पढ़ा रहे हैं आपको, और आपको एक अच्छा सा कपड़ा पहना रहे हैं, एक अच्छा सा फ़ैन आपके ऊपर लगा हुआ है सर, और तब भी अपनी मम्मी पापा की अगर सपना को आप साकार नहीं कर रहे हो सर, तो ये दुनिया का सबसे कलंकित इंसान तुम होगे। ठीक है सर, क्योंकि उनकी पूरी सपना आपकी आंखों में दिखता है सर, उनकी पूरी उम्मीदें आपके ऊपर टिका हुआ है सर। ये सबको गर्व से बोलते होंगे कि मेरा बच्चा बाहर में पढ़ता है, शहर में पढ़ता है, तो सर ये उम्मीद है आपके ऊपर। तो सोचना होगा सर, समझना होगा, और अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फ़क्र में बदलना होगा। ठीक है सर, चलो आते हैं तनी सर। कहता है ना सर कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। जैसी बोलेगा निलंबित कणों से, किससे? निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। अगर आपको बोल दिया ना सर निलंबित कणों से, तो निलंबित कणों जब बोलेगा तो वायुमंडलीय प्रभाव, गलत बात। किंडल प्रभाव, गलत बात। टिंडल प्रभाव सही होगा। समझ गए? चलिए आइएगा सर तनी अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यानी क्या होगा? टिंडल प्रभाव बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा मेरे भाई। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, ये 17 होगा, ये 16 है तो ये 17 होगा। ठीक है सर, चलो 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। यानी कहने का सेंस है सर कि निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अम्ल का गुण नहीं है? अब आ जाना। पहला कहता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अच्छा, जो लाल लिटमस पत्र को करेगा नीला वो क्या कहलाता है सर? ये क्षारक कहलाता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो लाल लिटमस पत्र को करेगा नीला वो कहलाएगा क्षारक। अब सोचना, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो कहलाता है अम्ल, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो धातु से अभिक्रिया करते हैं वो कहलाता है अम्ल। आ जाना सर, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं कहलाता है अम्ल। अब सोचना, ये भी अम्ल का गुण देता है, ये भी अम्ल का गुण देता है, ये भी अम्ल का गुण दे रहा है,
कहता है जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं अम्ल कहलाता है, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं अम्ल कहलाता है। लेकिन हमसे पूछा कि निम्नलिखित में किनमें अम्ल का गुण नहीं होते हैं, तो कहता है सर कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले को हम लोग कहते हैं क्षारक। तो ये किसका गुण देता है? क्षारक का गुण देता है। तो हमसे पूछा कौन अम्ल का गुण नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा अम्ल का गुण नहीं देता है। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 19 की तरफ। ये 19 नंबर सॉरी ये 18 नंबर क्वेश्चन होगा, वो 17 था। ठीक है, आना कहता है ना कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनिक होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इनमें COOH समूह होते हैं। अब सोचो सर, हमसे पूछा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना सर, ये सवाल पूछा हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है, आपसे पूछा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि सर यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। किस रूप से आयनित होते हैं? आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 19। ये 19 का कहत है जी, तनी गौर करना। आइएगा, कहता है ना सर क्या, ना देखूं तो निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? जरा कमेंट करो, देखते हैं है किसमें कितना दम, लगा दो पूरे जोर। हाँ आइएगा सर, कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? हमसे पूछा अम्लीय ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है मेरे भाई? अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, हमसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, तो 20 की तरफ। अब जरा बताना सर कि ये 20 नंबर सवाल को तो आपका कमेंट करना बनता है ना सर। हाँ अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन किन्हीं को अगर इसका पूरा PDF चाहिए, जिन किन्हीं को ये सब पूरा PDF चाहिए सर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना होगा, और टेलीग्राम में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम में संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा संदीप कुमार ऑफिशियल, संदीप कुमार ऑफिशियल। ये आपका प्यार है मेरे भाई, सपोर्ट है जो आप सबने इतना प्यार दिया, संदीप कुमार से बना दिया आपने संदीप कुमार ऑफिशियल। जाकर के आप टेलीग्राम में इतना सर्च कर लीजिएगा मेरे भाई, मेरा आईडी खुल जाएगा। ठीक है, उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 15,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, वो मेरा ऑफिशियल आईडी है। ठीक है सर, आ जाना। अब दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है कि अगर जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, कोई छोड़ के चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842। सब कोई फॉलो करेगा, जो ना करेगा ना उसको हम करेंगे। चलो सर, सब कोई कर लेना, वरना रात के सपना में आएंगे तुम्हारे सिस्टम को ख़राब करके चले जाएंगे सर। आइए, कहता है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है क्या? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है सर, जरा बताइएगा। उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या बफर होगा? क्या होगा सर? इसको काट देना। ठीक है सर, चलो ये 3 ऑप्शन में जल्दी बताओ सर। सभी का कमेंट आनी चाहिए, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हमसे पूछा है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? सोडियम सल्फेट, जैसे ही बोलेगा सोडियम सल्फेट मार देना घपसना उदासीन। आपसे पूछेगा कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन। अगर आपसे पूछ दिया होता कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन का पीएच मान, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन, तब उदासीन का पीएच मान क्या होगा, इसका मतलब वो पूछता तो 7 के बराबर हो जाता। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 21 की तरफ। ये 21 क्या कहा थे जी? कहता है ना कि जल का पीएच मान कितना होता है। देखो सर, जल का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है,
हमने क्या बोला है कि ये जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ना तो ये अम्ल का गुण लेता है ना तो ये क्षारक का गुण लेता है। ये शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा कि शुद्ध जल बोलेगा तो 7 के बराबर मारना, या फिर जल भी बोलेगा तो भी 7 के बराबर मारना। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जल का पीएच मान कितना होगा, तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, क्योंकि जल जो है ना तो अम्ल का गुण लेता है ना तो क्षारक का गुण लेता है। ठीक है, ये ना तो स्वाद में खट्टा होता है ना तो ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 22 की तरफ। ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, कहता है ना सर कि अभिक्रिया इतना और इतना और इतना में H2O का आचरण कैसा होगा। देखो सर, ये H2O मतलब ये जल का आचरण कैसा होगा, तो ये हमारा भस्म जैसा होगा। किसके जैसा होगा, भस्म जैसा होगा। ठीक है सर, किसके जैसा होगा, भस्म जैसा होगा। इसे नोट कर लेना सर। चलते आवत हैं सवाल नंबर कितना 23 की तरफ। ये 23 नंबर सवाल कितने लोग बनाएगा, जरा कोशिश एक बार करना सर। कहता है ना कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगी। कहता है नींबू का स्वाद खट्टा को खत्म करने के लिए। अच्छा, ये बात तो आपको पता है कि नींबू का स्वाद कैसा होता है। बकलोला कह रहा है मीठा होता है। चल जब खुपचे मेरे बबुआ, नींबू का स्वाद कैसा होता है जी, खट्टा होता है ना। आ जाना, अंदरो आदमी बता देगा नींबू का स्वाद खट्टा होता है। बताएगा ना रे, स्वाद मुंह से चखा जाता है, आँख से नहीं। आ जाओ, हमने क्या बोला है सर, कहता है कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए, नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। जब नींबू के स्वाद खट्टा होता है तो उसको खत्म करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब सोचो सर, जब नींबू का स्वाद खट्टा होता है तो इसके लिए हमको क्षारक का गुण लाना पड़ेगा। अब कहता है सर क्या कि चीनी मिलाना पड़ेगा, गलत बात। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर होनी चाहिए, गलत बात। 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा, वो नींबू के स्वाद को खत्म नहीं कर सकता है। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 के नीचे होगा, गलत बात। फिर तो वो अम्ले का गुण ले लेगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अब फिर वो अम्ल का ही गुण ले लेगा तो स्वाद खट्टा कैसे खत्म होगा, नहीं होगा। कहता है एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारक का गुण आएगा, और जब क्षारक का गुण आएगा तो स्वाद खट्टा वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया सर। किसी को परेशानी है, तकलीफ है ना रे बाबा ना। सवाल नंबर आना तनी कितना 24 की तरफ। ये 24 नंबर का कहता है कि परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है कैसा। हमसे किसका रंग पूछा है सर, ये मेथिल ऑरेंज का रंग हमसे पूछा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का रंग पूछा है, तो लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, रंगहीन होगा। हमसे पूछा परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग, परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा। जब आपसे बोलेगा सर मेथिल ऑरेंज का रंग, तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। हमसे बोला है परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग, जब बोलेगा मेथिल ऑरेंज का रंग तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, लाल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 25 की तरफ। ये 25 नंबर क्या कहता है जी, कहता है ना कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। हमें जल में जीवाणु है सर, ठीक है, तो इसको बनाना है क्या, तो इसको बनाना है जीवाणु रहित बनाना है। ठीक है, इसको बनाना है जीवाणु इसको बनाना है जीवाणु रहित। जब इसको जीवाणु रहित बनाना होगा तो इसमें क्या चीज़ का उपयोग करेंगे हम। कहता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है, मतलब जल है तो जल को बनाना है जीवाणु रहित, तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे सर। तो कहता है सर धोवन सोडा का उपयोग करेंगे, बेकिंग पाउडर का उपयोग करेंगे, फिटकरी का उपयोग करेंगे, या विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोग करेंगे, जरा बताइएगा। 25 नंबर का सही जवाब देखो, जब जल को बनाना होगा जीवाणु रहित, तो जल को जब बनाना होगा जीवाणु रहित तो इसमें यूज करेंगे विरंजक चूर्ण का। ठीक है, हाँ,
जब जल को बनाना होगा जीवाणु रहित तो इसमें यूज करेंगे विरंजक चूर्ण का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 26 की तरफ। ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं क्या। देखो सर, जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलेगा क्षारक तो कहलाएगा क्षार। हमसे पूछा है जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सर। आइएगा सवाल नंबर 27 की तरफ। क्या कहता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। अम्ल जो है सर, जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस ये बनाएगा संगत ही लवण। क्या बनाएगा सर, संगत लवण बनाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि अम्ल जब धातु से विक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्या बनाएगा, संगत ही लवण बनाता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि अम्ल धातु से विक्रिया कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन एवं संगत लवण बनाता है, हाइड्रोजन एवं संगत लवण बनाता है, जो कि सर अम्ल के आज क्लास खत्म। अब हो गया खत्म सर। अब अम्ल क्षार लवण का लगभग टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। ठीक है, जो 2-4-10 क्वेश्चन अभी और छाटना था तो वो सब क्वेश्चन को हम आपको डेली प्रैक्टिस वाले या किसी भी क्लासेस में आपको हम करवा देंगे। ठीक है सर, बाकी आप हमारे क्लासेस को देखते रहिए,